discuss the money and credit, the chapter of economics, class 10. So the first thing we need to know that what is the money? Money is a medium of exchanging the commodities and goods. But we need to know that how the things were in the past time. It was started with the barter system. Barter system. The barter system means the exchanging of commodities with double coincidence of wants. Suppose that if someone needs the rice and he has the wheat, and another person who needs the wheat and he has the rice, so there will be the mutual understanding and then their sell and purchase will be done. सरल भाषा में हम बात करें बार्टर सिस्टम चीजों की अदला बदली, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. एक दूसरे के पास जो चीजें हैं उसको दूसरे को चाहिए और दूसरे की चीज अगले को चाहिए. जैसे राइस, अगर आपके पास राइस है और आपको वीट चाहिए तो आपको ऐसे बंदे को खोजना होगा जिसके पास वीट हो और उसको नीड हो राइस की, तब ये आपका सौदा कंप्लीट होगा. तो ये बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है इसे ही कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. आज हम पैसे का यूज करते हैं एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन इससे पहले यह बार्टर सिस्टम इस्तेमाल में होता था. आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने गांव में गेहूं देके आइसक्रीम खाई होगी, चीजों की अदला बदली की होगी. आज भी हम पेन के बदले डस्टर, अगर किसी को डस्टर चाहिए डस्टर के बदले मार्कर हम दे सकते हैं. तो बहरहाल तो ये था आपका बार्टर सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे कोई पैसा नहीं था, कोई चेक नहीं होता था, कोई डिजिटल पेमेंट नहीं होता था. लेकिन आज जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. सो इट वाज द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा चीजों की अदला बदली की जाती है और जिसमें एक दूसरे की सहमति होनी जरूरी है. अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है कि इट इज एन एग्रीमेंट व्हेन अ बायर एंड सेलर आर एग्री टू एक्सचेंज देयर कमोडिटीज. जब जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों जब सहमत हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो ये कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जैसा मैंने अभी बताया. अब हम बात करते हैं मनी की. मनी सबने देखा होगा. अब मनी की अगर हम डिफिनीशन दें तो क्या दे सकते हैं? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड. मनी एक ऐसा मीडियम है जो कि चीजों को अदला बदली में काम आता है और हर जगह पे ये एक्सेप्टेड है. आप कह सकते हैं मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज द कमोडिटीज. अब मनी की बात करें, आज हम जैसे पेपर नोट्स देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, पहले ये चीजें इस तरह से नहीं थी. शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में आपको मालूम है कि शुरुआत जैसे मैंने कहा बार्टर सिस्टम हुआ. बार्टर सिस्टम के बाद आया आपका बॉन्ड पेपर. अब ये बॉन्ड पेपर क्या है? पहले के जो मनी लेंडर होते थे साहूकार, वो पूरे मार्केट को कर्ज दिया करते थे, गांव वालों को भी लोन दिया करते थे. तो उस दौरान क्या होता था, एक सहमति पत्र होता था जिसपे उस साहूकार के दस्तखत होते थे और उस दस्तखत को लेके जो बाजार में चीजें खरीदने जाता था उस दस्तखत के बदले उसको वो चीजें दे दी जाती थी. तो ये बॉन्ड पेपर था. बॉन्ड पेपर के बाद आया आपका कौड़ी. कौड़ी, ये कौड़ी आजकल ड्रेसों को सजाने के काम में आता है. छोटी छोटी व्हाइट कलर के ये पल्स जैसे होते हैं, कौड़ी आता था. कौड़ी के बाद आया टका. टका, टका के बाद आपके आए गोल्ड कॉइन्स, फिर आपके आए सिल्वर कॉइन्स, फिर ब्रॉन्ज कॉइन्स, फिर सो ऑन पेपर नोट्स, और अब तो स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स आते हैं. तो ये आपका मनी का एवोल्यूशन आपने देखा कि किस तरह मनी ने ये सफर तय किया. अब हम बात करते हैं मनी की. मनी में जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करेंसी. अब ये करेंसी क्या है? अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी का मतलब पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. अब पेपर नोट जो है
उसको छापने का जो यूनिवर्सल राइट है वो है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोट छापने का काम करती है। और आरबीआई, आप सबने नोट में देखा होगा, एक लिखा रहता है मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जिसके नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और वो कागज तभी वैलिड होता है जब उस पर गवर्नर के दस्तखत होते हैं और उस पर लिखा रहता है इस नोट का वैल्यू इतना है। अब करेंसी के बाद हम आगे चलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अभी डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? अब कैश के बदले में जो डिपॉजिट्स अपने बैंक में रखते हैं उसको जब आप चाहें तो एक फॉर्म भर के विड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। अब एक होता है चेक, सबने देखा होगा। चेक क्या होता है? चेक इज अ पेपर विच इज इंस्ट्रक्टिंग टू द बैंक टू गिव अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्टिकुलर अकाउंट टू द पर्टिकुलर पर्सन। कि एक पेपर होता है जिसपे वो निर्देशित करता है कि मेरे खाते से इतना रुपया निकाल के इस फला व्यक्ति को दे दिया जाए, तो ये चेक हो गया। चेक के बाद आपका कई सारे फॉर्म्स हैं, अब तो एटीएम है, डिजिटल बैंकिंग है, और अब तो क्रिप्टो करेंसी भी आ चुका है, जो कि वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। तो ये आपका डिजिटलाइजेशन का दौर है। अब इस डिजिटलाइजेशन के दौर में हम आगे बात करते हैं, तो ये आपका मनी की बात हो गई। अब हम क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट उधार जिसे हम कहते हैं। क्रेडिट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन एक्सचेंज द कमोडिटीज विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट। एक व्यक्ति जो चीजों की अदला बदली करता है या चीजें खरीदता है भविष्य में उसका भुगतान करने के लिए। और क्रेडिट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कोलैटरल। अब ये कोलैटरल क्या है? कोलैटरल इज अ गारंटी ऑफ रीपेमेंट। आप जितना मूल्य का उधार लेते हैं उसने मूल्य की कोई वस्तु आपको गिरवी रखनी होती है, तो ये कोलैटरल होता है। अब इसमें मूवेबल असेट्स भी होती हैं, इमूवेबल असेट्स होती हैं। मूवेबल असेट्स का मतलब आपके जानवर हो गए, गाड़ियां हो गई, ये आपके मूवेबल असेट्स हो गए। इमूवेबल असेट्स का मतलब बिल्डिंग हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, दुकान हो गई, प्लॉट हो गया, ये आपके इमूवेबल असेट्स हैं। अब हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस फीचर है कोलैटरल। आफ्टर द कोलैटरल यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट्स like your Aadhaar card, PAN card, whatever things are required, and then interest rate. There is the important feature of interest rate कि आपको कितना एनुअली ब्याज देना होगा ली गई रकम पे। अब बैंकों की अगर हम वर्किंग फंक्शनिंग देखें तो बैंक में जब व्यक्ति पैसा डिपॉजिट करता है तो डिपॉजिटर को जो पैसा मिलता है, जैसे आपने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए और आपको एनुअली मिलता है 2 to 3%। लेकिन यही बंदा अगर बैंक से बोरो करता है मनी, तो बोरोवर को इतने ही रकम पे 10% या उससे भी ज्यादा हो सकता है मंथली चुकाना होता है। तो यही बैंकों की कमाई का जरिया होता है। आप ही का पैसा घुमाते हैं दूसरों को। जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन जब आप जब बैंक से उधार लेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंस फीचर है कि रूरल एरिया में क्रेडिट की कंडीशंस क्या क्या हैं। रूरल एरिया में देखिए, गांव में लोग बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं, बैंकों के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इसलिए वो मनी लेंडर के पास जाना चाहते हैं और मनी लेंडर बिना किसी कागजी कार्रवाई को उनको तुरंत लोन दे देता है और इसके बाद वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। हालांकि सरकार ने कई सारे ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है जिसके तहत इनको सस्ते ब्याज पे कर्ज दिया जा सके। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके अलावा क्या क्या है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो जो पैसा आप बैंकों से लेते हैं, फाइनेंशियल कंपनी से लेते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, उसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और जो पैसा आप रिश्तेदारों से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, साहूकारों से लेते हैं, वो
इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है, जिसमें कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं होती और गवर्नमेंट के द्वारा ये रेगुलेटेड नहीं होते हैं। अब इस बारे में हम आगे बात करते हैं। एक है आपका SHG, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायता समूह। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 लोग जिनकी इनकम सेम होती है, वो डेली 100 रुपए से लेके 50 रुपए तक जमा करते हैं, और जब किसी को कर्ज की जरूरत होती है तो वो आपस में 2 या 3% के इंटरेस्ट रेट पे कर्ज ले लेते हैं, जिसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो ये क्रेडिट की सिचुएशन हुई। हालांकि सरकार ने कई सारी व्यवस्थाएं की हैं लोगों को सस्ते दर पे कर्ज दिलाने के लिए। तो आपको ये था आपका चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। आई होप you have understand. If you have any doubt, you can ask with me in the comment box. Jai Hind.